नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मेगा क्लास में। और आज की क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक जो लिमिटेड है, या अपन यूं कह सकते हैं कि इस टॉपिक की बिल्कुल सीमितता है। अपन जितनी चीजें पढ़ेंगे, जिस प्रकार से पढ़ेंगे, उससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आ जाए, या फिर मैं यूं कहूं कि अपन यहाँ पर जितनी चीजें पढ़ने वाले हैं, विराम चिन्ह टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा। तो इसलिए क्यों न अपन इस टॉपिक को सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करके छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं विराम चिन्ह टॉपिक को। और विराम चिन्ह टॉपिक में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले अपन क्या, क्यों, कैसे को लेकर ही चलेंगे। विराम चिन्ह कहते किसे हैं, क्या होता है, क्यों लिए जाते हैं ये हिंदी व्याकरण में, इनकी आवश्यकता क्या है, इनके दोष भी हो सकते हैं क्या, यानी सभी विषयों पर आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ की। विराम चिन्ह है क्या? देखिए, विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव या विश्राम। यदि अपन कहीं भी भाषा में बोलते हुए, लिखते हुए ठहराव लेते हैं, तो वो ठहराव कितना है, किस प्रकार का है, उस दृष्टि से हम उसी प्रकार के चिन्ह बना लेते हैं। अब चिन्ह बनाने की आवश्यकता क्यों रही? देखिए, हम जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं कि निबंध पढ़ रहे हैं, जैसे अभी जैसे मैंने आपको कहा कि विराम चिन्ह क्या है, कैसे है, अपन उस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हर जगह उतार चढ़ाव था, भाषा में ठहराव था, विश्राम था, पूर्ण यति गति लय थी। एक मैं यूं कह दूं, विराम चिन्ह को अपन हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर ठहराव होता है, मतलब बिल्कुल एक ही लय में चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भाषा जो है वो पूर्णतः सार्थक नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, भावपूर्ण नहीं होगी। और आपको पता है कि अपन छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने भाषण तो सुने होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो जब आप प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो उस समय भाषण देने के लिए अनेक वक्ताओं को बुलाया जाता है। जब भाषण शुरू होता है तो कोई एक वक्ता ऐसा सामने आता है कि जो जब भी बोलना शुरू करता है तो आपकी नजरें उस पर गड़ जाती है, आपके कान किसी और को सुनना ही नहीं चाहते। उस समय आप उसके हर एक शब्द को सुनना चाहते हो, चाहे वो शब्द सामान्य क्यों ना हो, क्योंकि उसकी भाषा में पर्याप्त लय होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो भावपूर्ण भाषा बन जाती है और आप चाहते हैं कि आप उसे सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। जबकि कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई बोलने आया है, अब आप यूं सोच रहे हो ये कब जाएगा, यानी नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों आनी शुरू हो जाती है? इसलिए आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी भाषा में उतार चढ़ाव नहीं होता, भाषण की क्षमता नहीं होती। तो इसलिए देखिए, अपन जो वाणी में उतार चढ़ाव का प्रयोग लेते हैं, अपन बोलते समय जिस उतार चढ़ाव का प्रयोग लेते हैं, जिस प्रकार से अपन ठहराव लेते हैं, विश्राम करते हैं, कभी कभार तो यूं होता है कि अपन बिल्कुल हल्का सा ठहराव लेते हैं, कभी अपन पूर्णतः रुक जाते हैं। तो वार्तालाप के समय जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो उस समय जिस प्रकार का ठहराव एवं विश्राम लिया जाता है, उनको अब लिखने में किस प्रकार से स्पष्ट करें। बोलने में तो अपन रुक गए, ठहराव ले लिया, विश्राम ले लिया, अब लिखने में किस प्रकार से उनको व्यक्त करें कि भाई पूर्ण रूप से रुकना है, हल्का रुकना है, हल्के से थोड़ा ज्यादा रुकना है, अपने को विस्मय प्रकट करना है, अपने को कोई बात को शॉर्ट कहना है, किसी शब्द को शॉर्ट बनाना है। तो उसके लिए हमने लिखने में प्रयोग करने के लिए जो चिन्ह बनाए उन्हें ही क्या कहा गया? विराम चिन्ह कहा गया। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि बोलते समय अपन भाषा के अंतर्गत, भाषा में कुछ ठहराव लेते हैं। अब उस ठहराव को लिपिबद्ध करने के लिए
लिपिबद्ध करने के लिए या उस ठहराव को लिखने के लिए चिन्ह लिए जाते हैं, जिससे अपन स्पष्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर इतना रुकना है, यहाँ पर इतना रुकना है। अर्थात बोलते समय जो ठहराव लिया जाता है उसकी अभिव्यक्ति हेतु हिंदी में विराम चिन्ह बनाए गए, उनका प्रयोग शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं शुरू से लेकर परिभाषा अर्थ समझते हुए, और फिर अपन आगे चलेंगे। जो प्रमुख रूप से विराम चिन्ह माने गए हैं उन सभी को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विराम चिन्ह कहते किसे हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा तो कहते किसे हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ ठहराव को लिपिबद्ध करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि हिंदी में या हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ, हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ किससे लिया जाता है ठहराव अथवा विश्राम। ठहराव अथवा विश्राम ये बोलने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। परंतु उसको अब लिखे कैसे, काफी सारी चीजें होती है, जैसे ध्वनियां होती है। घोड़ा अलग टाइप से बोलता है, बिल्ली अलग टाइप से बोलती है, कुत्ता अलग टाइप से बोलता है। तो उनके लिए अपन शब्द कौन से काम में लेंगे। अब जो घोड़ा है उसके लिए अपन कह देते हैं हिन हिनाना, तो उसकी आवाज के लिए अपनों ने जो हिन हिनाना शब्द लिया है, उसी प्रकार से अपन जो ठहराना होता है या ठहराव होता है उसके लिए जिन शब्दों या जिन चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हीं को ही अपन क्या कह देते हैं, विराम चिन्ह कह देते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या विश्राम। अर्थात वाक्य लिखते समय, अर्थात वाक्य लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने हेतु अपन क्या करते हैं, वाक्य लिखते समय अर्थ को प्रकट करने के लिए लिख दो या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर दो। अर्थ को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी परिभाषा स्पष्ट हो गई कि देखिए सबसे पहले तो अपन विराम करने को, ठहरने को, रुकने को ही अपन क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, ठीक है। ठहरने या रुकने को क्या कहा जाता है, विराम कहा जाता है। अब उस ठहरने या रुकने को लिपिबद्ध कैसे किया जाए, उसको लिखा कैसे जाए, तो उसके लिए विशेष चिन्ह बना लिए गए हैं, उन्हें ही अपन क्या कह देते हैं, विराम चिन्ह कह देते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन बात करते हैं आगे क्या, विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यक है विराम चिन्ह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहां पर उसकी आवश्यकता ही लिखते हैं, आवश्यकता देखते हैं। ये किसकी आवश्यकता अपन पढ़ रहे हैं, विराम चिन्हों की आवश्यकता पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य को लिखते एवं बोलते समय
बीच में कुछ वाक्य को जब अपन बोलते हैं तो चाहे लिखते हैं चाहे बोलते हैं तो बीच में कुछ रुकना पड़ता है, बीच में कुछ रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? इसलिए रुकना पड़ता है ताकि भाव स्पष्ट हो, भाव स्पष्ट हो और उसके साथ साथ हमारी जो भाव स्पष्ट हो, भाषा अर्थवान एवं भाषा कैसी बन जाए? अर्थवान एवं भावपूर्ण बन जाए। तो भाषा अर्थवान बन जाए एवं भावपूर्ण बन जाए, इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं? अपन विराम चिन्ह काम में लेते हैं। यानी विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वाक्यों को लिखते एवं बोलते समय बीच में कुछ रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? जिससे भाव स्पष्ट हो और भाषा अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाए। उसके बाद लिखित भाषा में अपन कह सकते हैं कि भी जो लिखित भाषा है उसमें यहां पे लिखित भाषा में जब इस ठहराव को अभिव्यक्त करते समय या अभिव्यक्त किया जाता है तो वे अभिव्यक्ति चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। यहां पर यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बोलकर बता देती हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपनों ने देखी कि भी वाक्यों को बोलते समय अपन कुछ ठहराव लेते हैं। ठीक है, क्यों ठहराव लेते हैं? जिससे भाव स्पष्ट हो जाए और हमारी भाषा भी अर्थवान एवं भावपूर्ण बन जाए। ठीक है, तो अपन जो ठहराव लेते हैं उसको लिखित भाषा में जब अभिव्यक्त करते हैं तो वे अभिव्यक्ति के जो चिन्ह होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक तो परिभाषा भी होगी, एक आवश्यकता भी होगी। आवश्यकता किस बात की होगी? कि अपन भाव को स्पष्ट करने के लिए एवं भाषा को अर्थवान एवं भावपूर्ण बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात विराम चिन्हों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकता होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, एक चीज और, ये इसलिए भी आवश्यक है, विराम चिन्ह इसलिए भी आवश्यक है कि भावपूर्ण यदि भाषा नहीं हो या भाव अभिव्यक्त नहीं किए जाएं तो कभी कभार वाक्यों के विपरीत अर्थ भी चले जाते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यदि अपनों ने विराम चिन्ह का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया या अपनों ने गलत प्रयोग कर दिया तो हमारे भाव जो हम पहुंचाना चाहते हैं उससे विपरीत भी सामने वाले के समक्ष पहुंच सकते हैं। कभी कभार ये होता है ना कि अपन सामान्य रूप से कुछ वाक्य कहते हैं, परंतु कहते हैं ना हर बात के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो सामने वाला कुछ और अर्थ में ले जाकर उसका गलत मीनिंग भी निकाल लेता है, गलत अर्थ भी ले लेता है। तो उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए और इसके साथ साथ
जहां पर इनके प्रयोग से, इनके सही प्रयोग से भाषा भावपूर्ण एवं स्पष्ट बनती है, तो वहीं इनके गलत प्रयोग से भाषा जो है वो दोषपूर्ण भी बन सकती है, भाषा अस्पष्ट भी बन सकती है। तो यहां पर अपन ये चीज भी कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि भाई विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से भाषा दोषपूर्ण भी बन सकती है तथा श्रोता के समक्ष यानी सुनने वाले के समक्ष विपरीत अर्थ प्रकट हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या विराम चिन्ह इतना बड़ा काम कर सकते हैं? विराम चिन्ह तो इस प्रकार के चिन्ह है कि विवाद बढ़ा भी सकते हैं और विवाद खत्म भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप 3 लोग बैठे हो, ठीक है, 3 लोग बैठे हो और इनमें आप तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र हो। घनिष्ठ मित्र हो, बातें हो जाती है, किसी के बीच में भी हो जाती है, घनिष्ठ मित्रों के बीच में भी हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा साथ रहते हैं। तो आप तीनों जब बैठे हो तो आपके साथ किसी एक का मतभेद हो गया। अब मतभेद हो गया तो वो वहां पर आपको कुछ सुनाकर, कुछ कहकर और वहां से निकलना चाहता है। अब जैसे ही वो वहां से खड़ा होता है तो आपने अपने दूसरे मित्र को कहा, रोको, मत जाने दो, क्योंकि आपका मित्र सुन नहीं रहा था, क्योंकि आपके साथ विवाद होया हुआ है। तो वो वहां से खड़ा होकर निकलना चाहता है कि मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रहा हूं। तो आपके भाव ये है, आप चाहते हैं कि वो रुके और रुककर अपन आपस में इस बात का समाधान निकाल ले। तो आपने यूं कहा कि रोको, मत जाने दो उसे, है ना, आपने दूसरे मित्र को कहा, परंतु आपके मुंह से जो शब्द निकले वो शब्द कुछ इस तरीके से निकले, इस तरीके से निकल गए। अब अर्थ बदल गया ना विराम चिन्ह के प्रयोग से। आपने कहा रोको, मत जाने दो, जबकि यहां पर आपने रोको के साथ इस विराम चिन्ह का प्रयोग न करके रोको मत के स्थान पर कर दिया। तो अब आप क्या कहोगे? रोको मत जाने दो। अब वो और अधिक गुस्सा हो जाएगा कि मेरा मित्र होते हुए मुझे रोक नहीं रहा, मेरे से बात का समाधान करने के लिए नहीं कह रहा और मुझे कह रहा जाने दो, मतलब निकल जाए यहां से। तो वह और अधिक परेशान हो जाएगा और बाद में जब भी कभी आप मिलेंगे तब आपको कह भी देगा कि तू तो चाहता था कि मैं कभी भी नहीं आऊं, इसीलिए तो तूने वैसे शब्द काम में लिए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह वाक्य आपके मध्य के विवाद को सुलझा सकता है, तो यह विवाद बढ़ा भी सकता है। और यदि इसी वाक्य को मैं सामान्य रूप में प्रयोग में लूं तो सामान्य रूप में यूं प्रयोग में लिया जाता है, रोको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ पर बीच में कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, तो रोको मत जाने दो मतलब रोकना नहीं है, ठीक है, रोकना नहीं के अर्थ में, और यहाँ पर रोकने के अर्थ में, यहाँ पर भी रोकना नहीं के अर्थ में ये वाक्य जा रहे हैं। यानी एक ही वाक्य अलग अलग प्रकार का अर्थ दे जाता है, किसके प्रयोग से? विराम चिन्ह के प्रयोग से। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई एक तरफ जहां विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट एवं भावपूर्ण बनती है, तो दूसरी तरफ इनके गलत प्रयोग से भाषा अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण भी बन सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने देखा कि विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से भाषा दोषपूर्ण भी बन सकती है,
तथा श्रोता के समक्ष विपरीत अर्थ प्रकट हो सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन विलंब न करते हुए शुरू करते हैं विराम चिन्ह। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो अपन एक टेबल बनाएंगे। यहां पर अपनों ने देखा अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यकता, विराम चिन्हों की कहां कहां किस किस रूप में आवश्यकता बनती है। अब अपन बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, मैं लिखती जा रही हूं। देखिए, टेबल अपन इस प्रकार से बना लेते हैं। इधर आ जाएगी क्रम संख्या, क्रम संख्या, यहां पर आ जाएंगे विराम चिन्ह और विराम चिन्ह का यहां पर आ जाएगा नाम कि इस विराम चिन्ह को अपन क्या या किस नाम से पुकार सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो विराम चिन्ह है वो है इस प्रकार का, है ना। इसको अपन कहते हैं हिंदी में अल्प विराम। अल्प विराम के नाम से अपन इसको बुलाते हैं। और ये जो अल्प विराम होता है, इसको यदि इंग्लिश की बात करें तो कोमा बोला जाता है, COMMA, कोमा बोला जाता है। और कोमा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस चिन्ह का प्रयोग अपन हिंदी में कम करके इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपन कहते हैं कोमा लगाओ, है ना, चाहे वो हिंदी का शिक्षक ही क्यों ना हो, वो भी कोमा बोलता है। तो इसलिए ये जो छोटा कोमा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्प विराम क्या है। तो अल्प विराम हमारी कोमा ही है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे दूसरे चिन्ह की। दूसरा जो चिन्ह है वो कैसा चिन्ह है? वो ऐसा चिन्ह है। अब इस चिन्ह को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अर्ध विराम, अर्ध विराम, और इंग्लिश में इसे कहेंगे सेमीकोलन। ठीक है। अपन इसको सामान्य हम बोलचाल में तो लगभग बच्चे इस चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करते। हाँ, ये जगह होता है। और सामान्यतः ये भी अंतर ही नहीं पता चलता। जो हिंदी नहीं पढ़े हुए होते या हिंदी जो अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको अंतर ही पता नहीं चलता। वो हर जगह कोमा ही लगाते हैं। अर्धविराम कहीं भी आता ही नहीं है, सेमीकोलन कहीं भी आता ही नहीं है। बात करते हैं तीसरे विराम चिन्ह की। तो तीसरा विराम चिन्ह जो है वो शायद आप सभी जानते भी हैं और अपन लगभग प्रयोग भी करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। और यहाँ पर ये शब्द ऐसा है जो हिंदी में ही अक्सर सभी बच्चे काम में लेते हैं। सब लोग पूर्ण विराम ज्यादा बोलते हैं फुल स्टॉप की जगह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ पर अपन पूर्ण विराम ज्यादा शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। और अगला चिन्ह यहाँ पर माना जाता है ये वाला, 2 बिंदी आती है और इनको अपन क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उपविराम। हिंदी में उनको उपविराम के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। ठीक है। तो उपविराम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यदि अपन अगले चिन्ह की बात करें तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो साइन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रकार का चिन्ह होता है, आप समझ चुके होंगे। और इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने 5 प्रकार के चिन्ह देख लिए हैं। अल्प विराम, छोटा कोमा, अर्धविराम, कोमा के साथ बिंदु,
पूर्ण विराम होता ही है, और उसके बाद उप विराम जो है वो ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको दो ही चिन्ह की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, एक तो अर्ध विराम और एक उप विराम। क्यों? क्योंकि कोमा का प्रयोग आप करते भी हैं, आप जानते भी हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते भी हैं, जानते भी हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है वो भी प्रयोग भी करते हैं, जानते भी हैं। बस ये जो उप विराम है और ये जो अर्ध विराम है, उन दो को स्पेशली आपको देखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले विराम चिन्ह की तरफ। चिंता मत कीजिए, इनकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, इनका अर्थ भी पढ़ेंगे, सारी चीजें इनके बारे में देखेंगे। एक बार अपन टेबल बना लेते हैं, अपन देख लेते हैं कि अपने को जाना कहाँ है, फिर रास्ता चुनते रहेंगे। ठीक है, पहले अपन लक्ष्य को देख लेते हैं, उसके बाद जो अगला चिन्ह है वो है इस प्रकार से, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, आर साइलेंट रहता है इसमें। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर या अगले विराम चिन्ह की ओर। तो अगला विराम चिन्ह आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? हिंदी में इसे बोलते हैं कोष्ठक। नाम सुना है क्या कोष्ठक का? कोष्ठक में बंद कर दो, और ये तो मैथ में भी काम में लिया जाता है। और इसे अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं ब्रैकेट, इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट कहते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसको कोष्ठक भी काम में लिया जाता है और ब्रैकेट भी काम में लिया जाता है। अगला आता है हाइफन चिन्ह। और हाइफन कैसा होता है? ये होता है जिसे अपन इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, इसको हिंदी में ज्यादा काम में लिया जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है योग करना, यानी किसी को जोड़ने के लिए यदि शब्द काम में लेते हैं, जैसे अपन नहीं लगाते द्वंद्व समास में माता पिता के बीच, भाई बहन के बीच, तो वो वाला चिन्ह ये क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। तो अगला चिन्ह जो कौन सा होता है? अगला चिन्ह होता है वो ये है जिसे अपन कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमास। तो इस प्रकार का चिन्ह होता है ये, और इसको अपन वैसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। और हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में इसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये थे इन्वर्टेड कोमास। अपन कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, और ये भी एक ऐसा शब्द है जिसमें इंग्लिश का शब्द ज्यादा काम में लिया जाता है। तो हिंदी में उसे क्या कहा जा सकता है? उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं या अवतरण चिन्ह कह सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे के जो चिन्ह हैं उनको भी देख लेते हैं। अगला जो चिन्ह है वो अलग सा नाम है, आप प्रयोग बहुत करते हो परंतु उस चिन्ह का नाम आपने नहीं सुना होगा। इंग्लिश की यदि बात करें तो एब्रीहिएशन साइन उसे कहते हैं। तो अपन हिंदी में उसे क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी की यदि बात करें तो इस चिन्ह को प्रयोग में अपन लाते हैं इस प्रकार से। एक बिंदु सा होता है छोटा सा, ये बड़ा लगा दिया, चलो छोटा सा बिंदु लगा देते। ये ही क्या होता है? एब्रीविएशन साइन होता है, जिसे अपन हिंदी में लाघव चिन्ह कहते हैं, लाघव चिन्ह। बात करते हैं अगले चिन्ह की। अगला चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, इसमें एक चिन्ह आता है जिसे अपन
इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये किस प्रकार का चिन्ह है, या इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? देखिए, इसको अपन विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह, साथ साथ इसको आदेश चिन्ह भी कहा जा सकता है। आदेश चिन्ह कहा जा सकता है। यदि इंग्लिश की बात करें तो साइन ऑफ फॉलोइंग इसको कहा जाएगा। साइन ऑफ फॉलोइंग इसको कहा जाएगा। फॉलो किया जाता है यानी किसी का विवरण दिया जाता है, तो इसलिए उसे विवरण चिन्ह भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आदेश चिन्ह भी कह सकते हैं। और किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है ये अपनों ने देख लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। अगला चिन्ह है ये, ठीक है। क्या दिखाई दे रही है? इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, जी हाँ, आप इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। जो अंडरलाइन बोलते हैं ना, जिस शब्द को या जिस चिन्ह को अंडरलाइन बोलते हैं ना, अपन कोई भी मोस्ट या महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य लिखा तो वहां पर अपन उसका रेखांकन करते हैं, उसको रेखांकित कर देते हैं। तो इसलिए उस चिन्ह को रेखांकित चिन्ह कहते हैं और अपन अंडरलाइन के माध्यम से इसको व्यक्त करते हैं। बात करते हैं अगले चिन्ह की। तो देखिए, अगला चिन्ह है वो इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको लोप चिन्ह कहते हैं। अब लोप चिन्ह क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ चीजें इसमें लुप्त हो जाती है, तो लुप्त करते हैं ना, तो वहां पर अपन डॉट 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 लगा देते हैं। काफी बार ऐसा होता है। हाँ, इसको पदलोप चिन्ह भी कह सकते हैं। कभी कभार लोप ने आकर पदलोप चिन्ह भी लिख दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोप चिन्ह आ जाए चाहे पदलोप चिन्ह आ जाए, आप कुछ शब्दों को बीच में ही खत्म कर देते हो, जिनको लुप्त कर देते हो, तो वहां पर जो चिन्ह आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? लोप चिन्ह आ जाएगा। जो मार्क ऑफ मिसिंग या मिसिंग जो चिन्ह है इंग्लिश में, उसे ही अपन क्या कहते हैं? पदलोप या लोप चिन्ह कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे कौन सा चिन्ह होता है? देखिए, आगे जो चिन्ह है उसे अपन कहेंगे, इस प्रकार से काम में लिया जाता है। ये कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है। इसको अपन पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। पुनरुक्ति सूचक, आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सारणी बना रहे हैं, ठीक है। तो सारणी में आपने पहले क्रम संख्या डाला, ठीक है, क्रम संख्या डाल दिया, उसके बाद कक्षा डाला, उसके बाद नाम डाला, नाम के बाद पिता का नाम, यानी आप बच्चों की सारणी बना रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जैसी संख्या नहीं आ रही। क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 यूं कंटिन्यू आएगी, तो एक जैसी नहीं आ रही तो आप कंटिन्यू लिख देते, अलग अलग लिख देते हैं। कक्षा मान लीजिए आप 9th का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 9th कर दिया, उसके बाद आप जो पुनरुक्ति यानी बार बार वही कक्षा आ रही है, तो उसके लिए उसका सूचक चिन्ह इस प्रकार से आप लगा देते हैं। नाम, बच्चे का नाम अलग अलग होगा तो वो सारे लिखे जाएंगे, पिता का नाम। जब एक ही चीज की या एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो, बार बार आए, तो उसके लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इसको भी अपन विस्तार से देखेंगे। तो यहां पर अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। तो पुनरुक्ति जो चिन्ह होता है उसको रिपीटेड पॉइंटर सिंबल कहते हैं, इंग्लिश में रिपीटेड पॉइंटर सिंबल। बात करते हैं अगले 15 नंबर चिन्ह की। तो देखिए, ये जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी इस प्रकार का चिन्ह होता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? विस्मरण चिन्ह कहते हैं। यानी अपने कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद जब याद आता है
तो उस शब्द को वहां पर लिखते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह कहते हैं। विस्मरण, अपन कुछ भूल जाते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं तो बाद में उसको पूरा करते हैं, इसलिए इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। त्रुटिपूरक चिन्ह आ जाए चाहे विस्मरण चिन्ह आ जाए, बात एक ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह की बात होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की, जो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है और इसमें अपन क्या कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। इसे अपन दीर्घ उच्चारण चिन्ह कह सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। तो देखिए अगला चिन्ह जो है वो आता है इस प्रकार से, अपन इसको क्या कहते हैं, बराबर का चिन्ह। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तुल्यता। तुल्यता वैसे बराबर ही होती है, तुल्यता सूचक चिन्ह इसे कह दिया जाएगा। तो बराबर के चिन्ह को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, तो निर्देश देने के लिए आप किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अपन इसको क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कह सकते हैं, निर्देशक चिन्ह कह सकते हैं। ये लीजिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, यानी टोटल कितने हो गए, 18 विराम चिन्ह हो गए। अब इनको अपने को समझना है कि कहां पर कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा, किसकी कौन सी विशेषता होगी, किसकी कौन सी परिभाषा होगी। तो अब अपन इन सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ताकि अपना प्रश्न में कोई भी टॉपिक या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं हो। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन अब बात करते हैं एक एक करके सभी चिन्हों की, सभी विराम चिन्हों की। तो सबसे पहला चिन्ह अपनों ने कौन सा देखा था, अल्प विराम, है ना। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अल्प विराम की। अल्प विराम इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए कहां होता है, यदि कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय या लिखते समय बीच में थोड़ा रुकना पड़े तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा, ठीक है। कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय या लिखते समय यदि अपन बीच में कुछ रुकते हैं तो वहां पर अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कहेंगे नहीं, अपन वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि देखिए अनेक प्रकार के अनेक नाम है या अनेक एक जैसी वस्तुएं हैं, उनको अपन एक साथ लिख रहे हैं तो अपन थोड़ा थोड़ा रुकते हुए उन सभी को साथ साथ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास लगा रखी है, तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे थे, तो आपने कहा मेरी क्लास में राम, श्याम, सीता, गीता, महेश, मधु, सुनीता, बनीता, मानवी, मनीष, इस प्रकार से इतने बच्चे थे। तो आप ये जो सभी एक जैसे एक ही अर्थ में जा रहे हैं ना, तो
विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न नामों को एक साथ प्रकट करते हैं तब अपन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि भाई विभिन्न जो वस्तुएं हैं, विभिन्न नाम या वस्तुओं को एक साथ दर्शाने के लिए, एक साथ दर्शाने के लिए किए गए विराम चिन्ह का प्रयोग ही अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। ये लीजिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अल्प विराम में अपनों ने दोनों चीजें देख ली है कि कहीं भी यदि अपने को थोड़ा सा रुकना पड़े तो वहां पर अल्प विराम शब्द का प्रयोग होगा या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। साथ साथ बहुत सी चीजों को दिखाने के लिए अपन क्या कहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है। वाक्य कैसा है, कौन सा है, देखिए। हिंदू धर्म में हनुमान जी, रामदेव जी, गोगा जी और कौन कौन से हैं, पाबू जी, हड़बू जी तथा मेहा जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये लीजिए, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, अल्प विराम है। नहीं, यहां पे अल्प विराम नहीं आएगा, तथा आ गया ना, उसके बाद कोई शब्द नहीं है। उसके बाद कोई शब्द मतलब उस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। हनुमान जी, रामदेव जी ये बराबर के शब्द हैं, बराबर की महत्ता रखने वाले शब्द हैं। तो हनुमान जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी तथा मेहा जी। मेहा जी के बाद वाक्य आ जाता है, वाक्य की समाप्ति आ जाती है। तो इसलिए अपन यहाँ पर अल्प विराम शब्द का अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। एक चीज और समझ सकते हैं, राम, सीता, गीता, मानवी साथ साथ खेल रहे थे। अब देखिए, बच्चों के नाम है राम, सीता, गीता, मानवी। तो इनके बीच में क्या आया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन दूसरे चिन्ह की ओर। दूसरा चिन्ह अपनों ने कौन सा देखा था, अर्धविराम। अर्धविराम को अपन कहाँ समझ सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जहां ना अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना पड़े। अधिक रुकना पड़े का मतलब अधिक देर तक रुकना पड़े एक ही जगह। इसका मतलब ये मत समझ लेना यहाँ पे अपनों ने 4-4, 5-5 के उदाहरण लिए तो वहां पे 10-10 उदाहरण लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर जितना ठहराव लिया था रामदेव जी, हनुमान जी, तो अपनों ने बिल्कुल हल्का सा ठहराव लिया था। अब उससे यदि कहीं ज्यादा ठहराव लेना पड़े तो वहां पर अपन कौन सा चिन्ह मानेंगे, वहां पर अपन अर्धविराम चिन्ह मानेंगे। अर्धविराम
चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह, और अर्धविराम चिन्ह को अपन कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे, इस प्रकार से अभिव्यक्ति इस चिन्ह की होती है। यहां पर अपन कह सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में अल्प विराम की तुलना थोड़ा अधिक है, बहुत ज्यादा मत रुक लेना, बहुत ज्यादा रुकोगे पूर्ण विराम बन जाएगा। तो अल्प विराम की तुलना थोड़ा अधिक रुका जाता है तो वहां अर्धविराम का या अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए परिभाषा अपनों ने क्या देखी कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक रुका जाए तो वहां पर क्या माना जाएगा, अर्धविराम माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है, सूर्यास्त हो गया है ना, थोड़ा सा ज्यादा रुके ना, राम सीता गीता मानवी खेल रहे हैं, वहां पे तो बिल्कुल हल्का रुके थे, यहां पर सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ये लीजिए, इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम। और दुख की बात यह है कि अपन इसका प्रयोग नहीं करते, इसीलिए तो स्पेशली समझना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, और ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। बाकी जो अल्प विराम था वहां पर तो कोई समस्या ही नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। लालिमा जब सूर्यास्त के समय हल्का लाल रंग होता है ना, कहते हैं ना, उदेति स्वीता ताम्र ताम्र एवास्त मेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में करूपता, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा होता है, लालिमा लिए हुए होता है, लालिमा युक्त होता है। तो अब लालिमा सूर्यास्त के पश्चात खत्म हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, यानी कालिमा आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वहां पर अर्धविराम अर्थात अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक हमें रुकना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो वाक्य और देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अपन सूर्यास्त की जगह सूर्योदय करवा दें तो बात तो वही रहेगी। आपके सामने मान लो वाक्य है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, कमल खिलने लगे। ये लीजिए, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय के पश्चात ही चिड़िया चहकने लगती है ना, तो सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, कमल खिलने लगे। तो इस प्रकार से यदि अपन थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं तो वहां पर अर्धविराम की स्थिति मानी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तीसरा वाक्य कौन सा पढ़ा था भाई? तीसरा चिन्ह कौन सा पढ़ा था? तो तीसरा चिन्ह कौन सा था?
पूर्ण विराम था, पूर्ण विराम। ये कौन सा? फुल स्टॉप। किस प्रकार से? इस प्रकार से, सीधी की सीधी बात, जब वाक्य समाप्त हो जाता है, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जैसे ये सभी जानते हैं अपन, जैसे राधा आम खाती है, मां करेले बना रही है, मानव फिल्म देख रहा है। ये लीजिए। तो इस प्रकार से जहां पर वाक्य पूरे आए, अर्थात पूर्ण वाक्यों का प्रयोग कर दिया जाए, वाक्य समाप्ति की तरफ हो जाए, तो वहां पर पूर्ण विराम माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन अगले वाक्यों की या अगले विराम चिन्ह की। तो अगला विराम चिन्ह कौन सा था भाई? उपविराम। अगला विराम चिन्ह माना जाता है उपविराम चिन्ह। उप विराम चिन्ह, ये जो उपविराम चिन्ह है, इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? देखिए, इस प्रकार से ही व्यक्त किया जाता होगा। ये कहां पर प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिए। जब किसी कथन को अलग से दर्शाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः जब अपन किसी का शीर्षक वगैरह देते हैं ना, जैसे किसी विषय पर अपन निबंध लिख रहे हैं, तो शीर्षक देते हैं, तो शीर्षक में एक शब्द होता है सामान्यतः, उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा अलग से कोई कथन दे दिया जाए, तो वहां पर अपन उपविराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यदि अपन यूं कहें कि सामान्यतः ज्यादा शीर्षकों में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी शीर्षक के साथ स्पष्ट करने के लिए कोई कथन दिया जाता है, तो बीच में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तब आपको और अधिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपके समक्ष आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं। मान लीजिए आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो प्रदूषण किस रूप में हमारे सामने है? प्रदूषण हमारे लिए एक अभिशाप ही है, तो आपने इस प्रकार से लिख दिया, प्रदूषण
प्रदूषण एक अभिशाप। मैंने कहा ना शीर्षक में उसका स्पष्टीकरण अलग से देने के लिए। अब प्रदूषण है और प्रदूषण की किस रूप में व्याख्या करेंगे, एक अभिशाप के रूप में। तो इसलिए हमने इस कथन को इससे अलग करके लिखा और बीच में अपनों ने क्या लगा दिया, बीच में अपनों ने उपविराम चिन्ह लगा दिया। अब मान लीजिए एक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है, एक ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उसमें भी इसी प्रकार से है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, अब साहित्य में वो इस ग्रंथ में किस चीज का वर्णन कर रहे हैं, उद्भव एवं विकास। तो आप देखिए हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य से संबंधित भी वो अपने ग्रंथ में किस चीज का वर्णन कर रहे हैं, उद्भव एवं विकास का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपनों ने क्या कौन से चिन्ह का प्रयोग किया, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप विज्ञान पर कुछ निबंध लिखना या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तकनीकी पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यूं सोचेंगे कि विज्ञान या तकनीकी है वो एक वरदान है या अभिशाप है। अब आप इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसका स्पष्टीकरण ये है, यानी विज्ञान के संबंध में आप किस विषय पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान एक वरदान है हमारे लिए या अभिशाप है। तो ये जो स्पष्टीकरण का जो कथन है वो इससे अलग दिया गया, तो इसलिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले चिन्ह की। अगला चिन्ह कौन सा हो जाएगा, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं अपनों ने कौन कौन से पढ़ा है। अल्प विराम पढ़ा है, ठीक है, अल्प विराम इतनी सी मात्रा। उसके बाद अपनों ने पढ़ा है अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम कैसे आ जाएगा, ऐसे। उसके बाद अपनों ने पढ़ा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कैसे है, इस प्रकार से। उसके बाद अपनों ने पढ़ा उपविराम, और उपविराम कैसे हैं, ऐसे हैं। ये विराम नाम से 4 चिन्ह हैं, इनको आप इसी तरीके से अलग से लिखकर याद कर लेना। अल्प विराम छोटी कोमा, कोमा के साथ यदि बिंदु आ जाए तो अर्ध विराम, पूर्ण विराम होता है। ये पूर्ण विराम को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आप तीनों को भी लिख सकते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम और उपविराम। बढ़े आगे, किसकी तरफ बढ़े, अगले विराम चिन्ह की तरफ बढ़े। और अगला विराम चिन्ह कौन सा देखा था अपनों ने, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि देखिए सबसे पहले तो आप कहीं भी अत्यधिक अत्यधिक हर्ष प्रकट कर रहे हैं, मतलब प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, शोक यानी दुख प्रकट कर रहे हैं, ग्लानि प्रकट कर रहे हैं, घृणा प्रकट कर रहे हैं, है ना, यानी अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख, दुख प्रकट कर रहे हैं, तो आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये चिन्ह कैसा होता है भाई, ये इस प्रकार से होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हाय मैं मर गई, हे ईश्वर, और कैसे कैसे दिन दिखाएगा, यानी बहुत ही दुख या बहुत ही सुखी की स्थिति या बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता के विषय को प्रकट करते हैं अपन। ये किस प्रकार के शब्द आते हैं,
इस प्रकार से आ सकता है हाय, घृणा या ग्लानि, छी, है ना, इस प्रकार से आ सकता है। इसके साथ साथ संबोधन में आ सकता है, अरे इसमें भी विस्मय प्रकट हो रहा है, और आपने बहुत खुश होते हुए कहा शाबाश, तो यहां पर भी किस प्रकार का माना जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह माना जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो वाक्य और देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अपनों ने देखा पांचवा विराम चिन्ह, और पांचवें विराम चिन्ह के रूप में अपनों ने विस्मयादि बोधक चिन्ह को देखा। जैसे मान लीजिए कि आपका एसआई का रिजल्ट आ गया, रीट के लिए रिजल्ट आ गया, तब आपने क्या कहा, आहा मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया, गई भी लिख देती हूं। यानी जैसे ही आपका परिणाम आया, आप सफल रहे, तो आपने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ प्रकट किया, आहा मैं सफल हो गया या मैं सफल हो गई। तो वहां पर ये जो आहा है, इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, वो मेला कुचलिया, न नहा रहा है न धो रहा है, बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है, आपको वहां पर घृणा हुई, आपने कहा छी छी, ये कितना गंदा है, कितना गंदा है। सामान्यतः कहीं पर कीचड़ हो, कहीं पर बुरी चीजें हो देखने को मिले, तो वहां पर भी आप छी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर भी विस्मय की स्थिति हो, चाहे वो अत्यधिक दुख में विस्मय प्रकट करें, आप अत्यधिक हर्ष में विस्मय प्रकट करें, दुख में करें, सुख में करें, ग्लानि में करें, घृणा में करें, कहीं भी करें, तो वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले चिन्ह के बाद, अगले चिन्ह की तरफ। देखिए अगला चिन्ह कौन सा है, अगले चिन्ह के रूप में अपन देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह को। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का भाव, प्रश्न करने का भाव क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कितना शब्द आए, इस प्रकार के कोई शब्द आए, तो प्रश्न करने का भाव प्रकट हो, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से प्रश्नवाचक का चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाएगा, जब हम अपन वाक्य में प्रश्न करेंगे। और वाक्य, ये जो चिन्ह है ना, सामान्यतः अपनों ने एक ही चिन्ह ऐसे देखा है, जैसे अपनों ने अल्प विराम देखा, अर्ध विराम देखा, उप विराम देखा, विस्मयादि बोधक देखा, सारे के सारे चिन्ह वाक्य के बीच में आ रहे हैं। पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, जो दोनों के दोनों पै से शुरू होते हैं, ये वाक्य के अंत में आते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में आएगा,
और इसी प्रकार से पूर्ण विराम भी जहां पर अपन वाक्य समाप्त करते हैं वहां पर आता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन वाक्य देख लेते हैं और इसके संबंध में कौन कौन से वाक्य होते हैं। हालांकि इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी एक दो वाक्यों के माध्यम से अपन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है, तुम कितना कमाते हो। ये लीजिए, इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उससे आपने प्रश्न किया, रितुल क्या लिख रहे हो, लिख रहे हो। ये लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपने बच्चों को खेलते हुए देखते हुए कहा कि बच्चों क्या खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो का मतलब कौन सा खेल खेल रहे हो। तो इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। आपने घर पे जाके माँ से पूछा, माँ आज क्या बना रही हो, बना रही हो। तो वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगले चिन्ह की तरफ। अगला चिन्ह कौन सा है, देखिए। यहां पर यदि अपन अगले चिन्ह की बात करें तो अगला चिन्ह आएगा कोष्ठक, जिसे अपनों ने क्या कहा था, ब्रैकेट कहा था। इस प्रकार से लगाया जाता है ना। ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है इस चिन्ह को। अब ये चीज समझने वाली है। हम प्रयोग में लाते हैं कोष्ठक को और अपन समझते भी है कि कहाँ लगाना है, परंतु पूछ ले तो स्पेशली बताया नहीं जाता। देखिए, यदि किसी वाक्य में किसी अंश या शब्द को और अधिक स्पष्ट किया जाता है। कोई भी वाक्य है, वाक्य का अंश है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में किसी अंश या शब्द को और अधिक स्पष्ट किया जाता है या फिर अपन अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अभी अपनों ने ठीक इससे पहले कौन सा विराम चिन्ह पढ़ा था, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह पढ़ा था ना। उस समय मैंने यूं कहा कि किसी भी वाक्य में यदि प्रश्न करने का भाव हो और उसके बीच में मैंने ब्रैकेट लगाया था कि क्या, क्यों, कैसे, कितने, कितना, इस प्रकार के शब्द आए। यानी मैंने यूं कहा कि प्रश्न करने का भाव हो सकता है। प्रश्न करने का भाव से आप समझ नहीं पाए कि भाई प्रश्न करने का भाव किस प्रकार से आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो मैंने वहां पर ब्रैकेट लगाकर उसको और अधिक स्पष्ट कर दिया, उसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उस ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई ये क्या, क्यों, कैसे जैसे शब्द जहां पे भी दिखाई देना वहां पर मान लेना कि प्रश्नवाचक वाक्य है।
और वहां पर कैसा चिन्ह मिलेगा आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन और अधिक स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो वाक्य और देख लेते हैं इस संबंध में। देखिए, अपन यहां पर करते क्या है, पहले तो अपन ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जो शब्द है या वाक्यांश है जिसको अपने को स्पष्ट करना है, वाक्यांश को कोष्ठक में लिख दिया जाता है। वाक्य या वाक्यांश को कोष्ठक में लिख दिया जाता है स्पष्ट करते हुए। मान लीजिए आपने एक वाक्य कहा कि धर्मराज धर्म के संरक्षक थे। ये वाक्य है, सीधा का सीधा वाक्य इतना सा है कि धर्मराज धर्म के संरक्षक थे। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि धर्मराज नाम से आप समझे हैं कि नहीं समझे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं युधिष्ठिर की बात कर रही हूं, जो महाभारत के पात्र हैं। अब मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं युधिष्ठिर की बात कर रही हूं, इसलिए मैंने इस धर्मराज का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक लगाया और कोष्ठक में युधिष्ठिर नाम लिख दिया। अब आप पूर्णतः समझ चुके हैं, नहीं भी समझ चुके तो भी मुझे संतुष्टि हो चुकी है कि मैंने आपको वाक्य समझा दिया है। तो इसलिए जो लिखने वाला है वो यूं समझने के लिए कि मैंने पूरी बात अच्छे से समझा दी है, इसलिए वो कोष्ठक का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी भाव को स्पष्ट करना चाहते हो, तो आपने यूं कहा कि राधा ने मुकेश से कहा कि यह बात किसी को बताना नहीं है। ये बात किसी को मत बताना, अजीब सा लग रहा है ना। अब इस भाव को मैंने स्पष्ट किया, पास आते हुए, यानी राधा ने मुकेश के पास जाते हुए। जब अपन ऐसी कोई बात करते हैं ना कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तो अपन नॉर्मल बैठे होते हैं तो थोड़ा सा झुककर उसके पास होकर अपन इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इस प्रकार का भाव स्पष्ट करने के लिए क्या कहा, राधा ने पास आते हुए मुकेश को कहा कि ये बात किसी को बताना मत। तो अब यहाँ पर मैंने अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया। तो इसलिए भाव को स्पष्ट करने के लिए, वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को पूर्णतया श्रोता या पाठक तक भावानुसार पहुंचाने के लिए अपन किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले चिन्ह की तरफ। देखिए, अगला विराम चिन्ह कौन सा बताया था अभी? अगला विराम चिन्ह अपनों ने देखा था कौन सा? योजक चिन्ह, है ना? कैसे होता है? ऐसे ही होता होगा। हालांकि ये छोटी सी रेखा होती है जो किन्हीं दो पदों के मध्य लिख दी जाती है। तो देखिए, ये चिन्ह या योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? समस्त पदों को एक साथ दर्शाने हेतु
अथवा अथवा उनके मध्य संबंध बताने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा समस्त पदों। अब समस्त पदों का मतलब सभी पदों नहीं है, सामासिक पद से लिया जा रहा है, सामासिक पद। ठीक है। अब समस्त पदों में सामासिक पद कौन से होते हैं? जिनमें दो पदों का मेल होता है। तो कोई भी दो पद है और दो अलग अलग प्रधान पद जब एक साथ लिखने हैं और यूं दिखाना है कि उनके मध्य कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का संबंध है, तब अपन क्या करेंगे? योजक शब्द का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। योजक शब्द भी होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, योजक चिन्ह भी होता है जिसके मध्य भी अपन संबंध स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाते हैं। तो समस्त पदों को, यानी सामासिक पद, समस्त पदों का मतलब सभी पद नहीं है, दो प्रधान पद होंगे, उनको एक साथ लिखने के लिए योजक शब्द का प्रयोग करेंगे या उनके मध्य संबंध बताने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो समस्त पदों को एक साथ दर्शाने हेतु अथवा उनके मध्य संबंध बताने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर अपन यहां पर करें जैसे, तो द्वंद्व समास अपनों ने जो पढ़ा था ना, द्वंद्व समास, उसमें जितने भी अपनों ने उदाहरण देखे थे, सुख, दुख, लाभ, हानि, लाभ, हानि, उसी प्रकार से मान लीजिए कि और उदाहरण, भाई, बहन, माता, पिता, तो दोनों के दोनों सामासिक पद हैं, दोनों के दोनों प्रधान है। तो इनमें प्रधान पदों में जब मध्य संबंध स्थापित करना है तब अपन किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले चिन्ह की तरफ। अगला चिन्ह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जितने भी विराम चिन्ह हैं, अपनों ने 18 देखे थे ना, 18 की टेबल बनाई थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि अपन देखें तो एक तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है और एक जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, अभी अपन कौन सा चिन्ह पढ़ने वाले हैं? अवतरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहाँ होते हैं? ये कैसे होते हैं? अपनों ने देखा था ऐसे, ऐसे। इनको अपन क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इंग्लिश में बता दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, इन्वर्टेड कोमास। जो इन्वर्टेड कोमास होती हैं उनको ही अपन क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। किस लिए काम में लिए जाते हैं? किसी के द्वारा देखिए, ये अपन समझने से पहले मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो इसके दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन सा? एक तो एकल उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है द्वि उद्धरण चिन्ह। दो प्रकार के होते हैं। यदि अपन बात करें पहले एकल उद्धरण चिन्ह की, एकल उद्धरण चिन्ह की, तो देखिए
जहां भी अपन किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट वस्तु, किसी विशिष्ट स्थान के नाम को दर्शाना चाहते हैं तो अपन एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट वस्तु को दर्शाने हेतु। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से लगाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हाँ, जैसे यदि अपन उदाहरण देखें एकल उद्धरण चिन्ह का, तो उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस, यहां पर अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, रामचरित मानस की रचना की। ये लीजिए, इस प्रकार से कोई विशिष्ट, अब ये वस्तु है यानी पुस्तक है, उसको दिखाने के लिए उसी प्रकार से अपन यूं कह देते हैं कि आज के उत्सव में, आज के उत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, अब यहां पर आपने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया सिंगल, क्यों? क्योंकि यहां पर रेखांकन गलत हो जाता है भी। ठीक है, तो श्रीमान अशोक गहलोत, अब आप कोई विशिष्ट व्यक्ति है, उनको दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया। तो आज के उत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रकार से आप किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट वस्तु, किसी विशिष्ट स्थान के नाम को प्रदर्शित करते हैं, किसके माध्यम से? एकल उद्धरण या एकल अवतरण चिन्ह के माध्यम से। बात करते हैं द्वि की। तो देखिए, जो द्वि उद्धरण चिन्ह है किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों दर्शाने हेतु द्वि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? रामचरित मानस में तुलसी दास जी ने कहा था कि, अब क्या कहा था?
देखिए, कोई भी पंक्ति इनकी लिख लीजिए। शिव द्रोही मम दास कहावे, नर ते नर मोही, सप नेहु नहीं भावे। अब ये उन्होंने कहा था, तो इसके लिए आप द्वि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी किसी की कही गई बात को जो कहते हो, सीधी सी बात है भाई। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे राजनीति विज्ञान की, इतिहास की, किसी भी विषय की, ज्योग्राफी की, किसी भी विषय की एग्जाम दे रहे हैं, तो उस समय जो परिभाषा दे रहे हैं ना, तो परिभाषा आप क्या करते हैं कि जो लेखक ने दी थी ना, उसकी जो की त्यों परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा सदैव ही डबल इन्वर्टेड कोमास में आएगी, यानी द्वि उद्धरण चिन्ह में ही व्यक्त की जाएगी। तो वहां पर द्वि उद्धरण चिन्ह होगा। यहाँ पर यदि मैं यूं लिख दूं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था कि पराधीन सपने हो सुख नाई, तो वह पंक्ति भी द्वि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाएगी। किसी की कही की बात को जो का त्यों लिखना, स्पष्ट करना ही द्वि उद्धरण चिन्ह माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, परंतु मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि भी उद्धरण चिन्ह को मैंने लिखा इस रूप में है, परंतु ये एकल भी होता है और द्वि भी होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले चिन्ह की। अगला भी महत्वपूर्ण चिन्ह है। विस्मयादि बोधक इन्वर्टेड कोमा के बाद या उद्धरण चिन्ह के बाद जो अगला चिन्ह आता है महत्वपूर्ण चिन्ह, वो है लाघव चिन्ह। कोई बड़ा शब्द है, उसको शॉर्ट में, और शॉर्टकट तो हम लेते हैं, है ना। शॉर्ट चलना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब अपन शॉर्टकट लेते हैं, यानी किसी बड़े शब्द को संक्षेप में कहते हैं, तब अपन इस प्रकार के लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से छोटा सा बिंदु होता है। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि किसी शब्द को संक्षेप में लिखने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, परंतु सामान्यतः अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखा। और ये अब ये चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने देखा होगा पाश्चात्य विद्वानों के जितने भी नाम हैं, उन सभी के नाम इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे अपन मदन मोहन मालवीय नाम है या नहीं, अपन यूनिवर्सिटी का नाम ले, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है मान लो। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में MGSU से लिखा जाता है। तो MGSU ये लीजिए, ये हो गया लाघव चिन्ह। किसी भी बड़े शब्द को अगर आप संक्षेप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, संक्षिप्त में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं, इसको एब्रीविएशन चिन्ह कहते हैं। तो एब्रीविएशन साइन। बढ़ते हैं अगले चिन्ह की तरफ। तो अगला चिन्ह कौन सा है? 11 नंबर पर कौन सा बताया था? विवरण चिन्ह। तो अगला चिन्ह हमारा है विवरण चिन्ह। किस प्रकार से अभिव्यक्त
किया जाता है या ये चिन्ह लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका संकेत है, इसका चिन्ह है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें किस प्रकार से चीजें लिखेंगे। तो देखिए, वाक्यांशों में कुछ सूचना देनी है, तो उस विशिष्ट सूचना का निर्देश देने के लिए अपन किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अपन इसको परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं कि देखिए, वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक यानी सूचित करने वाले निर्देश देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह। वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाएंगे, विवरण चिन्ह कहलाएंगे। जैसे यदि अपन बात करें कि जैसे आम के, आजकल गर्मियां चल रही है, आम आ रहे हैं, तो आम के निम्न फायदे हैं। अब यहां पर कौन कौन से फायदे हैं उनकी सूचना अपन यहां पर देंगे। तो उस सूचना के लिए अपनों ने यहां पर निर्देश दिया, इसलिए अपनों ने यहां पर चिन्ह कौन से प्रयोग में ले लिए, विवरण चिन्ह प्रयोग में ले लिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अपन जो अभी वाक्य टॉपिक कंप्लीट करके आए हैं, पदबंध पढ़ रहे हैं अपनी मेन क्लास में, तो मान लीजिए वाक्य के संदर्भ में अपनों ने यूं कह दिया कि वाक्य के कितने आधारों पर भेद किए थे, 3 पर। तो अपन सामान्य तौर पर ये मान लीजिए उदाहरण है, वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसकी सूचना अपन यहां पर दे रहे हैं, तो अपन इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। हालांकि ये इतनी लंबी लाइन नहीं होती, इस प्रकार से चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से जहां पर भी अपन आगे कोई निर्देश देना चाहते हैं, आगे कोई विशिष्ट सूचना देना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला चिन्ह कौन सा है, सामान्य सा चिन्ह है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, आप जानते भी हैं, आप समझते भी हैं। हाँ, आप ये जो चिन्ह मैंने बताया ना, लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे वाले चिन्ह की तरफ। आगे वाला चिन्ह कौन सा है भाई, 12 नंबर था, अंडरलाइन रेखांकन चिन्ह। इस प्रकार की लंबी रेखा होती है, किस लिए, कोई भी महत्वपूर्ण शब्द हो, महत्वपूर्ण पद हो, महत्वपूर्ण अंश हो, महत्वपूर्ण वाक्य हो, उसको यदि अपन दिखाना चाहते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए अपन उसको रेखांकित कर देते हैं, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए और अच्छे से पता चल जाए कि भाई ये महत्वपूर्ण अंश है, उसे मुझे विशेष तौर पर पढ़ना है या देखना है। तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण वाक्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त शब्द, पद को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाएगा भाई, रेखांकन चिन्ह कहलाएगा।
जैसे यदि अपन उदाहरण देखें तो राम, चलो, कबीरदास जी ने बीजक की रचना की। अब कबीरदास जी का जो ग्रंथ है बीजक, वो महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर, तो इसलिए अपनों ने बीजक को दर्शाने के लिए उसका रेखांकन किया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो रेखांकित किया जाता है, अपन बताना चाहते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण वाक्य है, तो उसको दर्शाने के लिए अपन रेखांकित कर देते हैं ताकि सामने वाला, पढ़ने वाला या श्रोता जो है वो विशेष रूप से उसको समझ आए। एक दो वाक्य यदि अपन और देखें तो इनको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दिया जा सकता है, परंतु दोनों एक साथ मत लगाना कभी भी। इन्वर्टेड कोमा अगर लगा दिए तो रेखांकन मत करना, रेखांकन करना, और रेखांकन करना है तो इन्वर्टेड कोमा मत लगाना। एक चीज से अपना काम चल सकता है। उसके साथ साथ यदि अपनों ने यूं कहा कि भारत में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जिनमें राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स इत्यादि। अब आपको लगा कि राजस्थान पत्रिका का नाम मैंने लिखा है वो महत्वपूर्ण है, तो आपने राजस्थान पत्रिका के नाम को रेखांकित कर दिया। तो इस प्रकार से रेखांकन जहां पर माना जाता है या रेखांकन जहां पर किया जाता है वहां पर वह चीजें महत्वपूर्ण होती है, कोई विशिष्ट अंक होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपन बातें करते हैं आगे। अगला चिन्ह कौन सा माना जाएगा? अगले चिन्ह की यदि अपन बात करें तो अपनों ने देखा था पद लोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, अब पदलोप चिन्ह कहां माना जाएगा भाई? पदलोप चिन्ह वहां माना जाएगा जहां पर कुछ पदों का लोप कर दिया जाता है। अब कुछ पदों का लोप जहां पर अपन कर देते हैं या फिर अपन इसका चिन्ह यदि अपन देखें तो इस प्रकार से चिन्ह होता है। काफी बार अपन कुछ अंशों को छोड़कर और बातें बोलते हैं, तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि भाई जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर वाक्य पूर्ण किया जाता है तो वहां पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना भी, वाक्य के बीच में ही पदलोप चिन्ह आए ये आवश्यक नहीं है, कभी कभार अंत में भी आ सकता है। जैसे अपन देखें कि जैसे राम ने मोहन को गाली दी। अब यहाँ पर अपनों ने
डॉट डॉट करके छोड़ दिया, यानी यहाँ पर अपनों ने जो गाली दी थी, जो शब्द थे वो अपनों ने यहाँ पर नहीं बताए। तो इसलिए अपन यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि अपन एक और वाक्य देखें तो मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर भी बीच में पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात वह कहना चाह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ, मैं चलूंगा जरूर परंतु तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि पदलोप चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला चिन्ह कौन सा था? सीधी सी बात है, कुछ पदों का लोप कर देना। तो उसके लिए अपन बताने के लिए कि भी हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को या कुछ पदों को छोड़ा है, तो अपन इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। देखिए अगला जो चिन्ह है वो अपन देख सकते हैं कौन सा। अपनों ने कितने चिन्ह पढ़ लिए, यहाँ पर कौन सा नंबर का चिन्ह आ गया अपना? तो अपना जो चिन्ह आ गया पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ये जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो होता है वो किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है या इसका साइन कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का साइन इसका होता है, इस प्रकार का चिन्ह इसका होता है। मान लीजिए अपन यूं कहें कि किसी एक वाक्य में कहे गए शब्दों, किसी एक वाक्य में कहे गए शब्दों की पुनरावृत्ति ठीक उसके बाद के वाक्य में हो रही हो तो वहां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है कि राम नवमी कक्षा में पढ़ता है तथा राजस्थान का निवासी है। ये वाक्य है। अब यहां पर आपने दिया शाम का, तो शाम के बारे में आप यही बात बताना चाहते हो। ये लीजिए, आपने किस चिन्ह का प्रयोग कर दिया? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसी के साथ मैंने आपको टेबल बताई थी। मैंने कौन सी टेबल बताई थी आपको? ये बताई थी कि यदि कहीं पर भी आप सारणी बना रहे हैं विद्यार्थियों की किसी कक्षा से संबंधित, तो वहां पर आप क्या कर देते हैं? वहां पर आप वो सारणी में जो गांव के नाम सेम होते हैं, जो जगह के नाम सेम होते हैं, यदि कक्षा के नाम सेम है तो वहां पर आप पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की।
तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ सकता है अगला? देखिए, अगले चिन्ह के रूप में अपन पढ़ेंगे विस्मरण चिन्ह। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई मान लीजिए कि यदि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, बोलते बोलते लिखते लिखते आप किसी वाक्य को भूल जाते हैं, किसी शब्द को भूल जाते हैं, तब आप इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अपन देख सकते हैं विस्मरण। विस्मरण किसे कहते हैं? देखिए, भूले हुए को फिर से याद करना विस्मरण कहलाता है। तो यहां पर मान लीजिए कि अपन इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि किसी वाक्य को लिखते समय किसी महत्वपूर्ण अंश को भूल जाते हैं तो वहां विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, यहां पर अपन भूल गए, कल राम जयपुर जाएगा। अब राम ने आपको बताया था कि वो कल जाएगा, परसों जाएगा, आप भूल गए, तो आपने क्या किया, यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। काफी बार अपन ऐसे भी करते हैं, अपन वाक्य सीधा का सीधा लिख देते हैं, यानी अपनों ने यहां पर जगह नहीं छोड़ी, अपनों ने यूं कह दिया कि राम जयपुर जाएगा। ठीक है, अब आपको बाद में ध्यान आया कि मैंने समय तो बताया ही नहीं, और आपको ये भी याद आ गया कि भाई राम ने कल जाने के लिए कहा था, तो आपने यहां पर कल लिखा, कल, और उसके बाद आपने इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया, यानी यहां पर वह भूल गया था और बाद में शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहां पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले चिन्ह की। देखिए, आगे जो चिन्ह है वो अपनों ने मैं आपको बता देती हूँ कि आपने छंद पढ़े होंगे, आपने जो अलंकार पढ़े होंगे, तो उनमें जिस प्रकार से अपन मात्राओं की गिनती करते हैं, मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, उसी प्रकार का चिन्ह माना जाता है। आपने देखा होगा, हिंदी पढ़ी है थोड़ी बहुत, वैसे भी आजकल तो 10वीं 11वीं में ही अलंकार छंद आ जाते हैं। तो वहां पर अपन जब मात्राओं की गिनती करते हैं तब अपन एक लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है लघु चिन्ह और एक होता है दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्ह, ठीक है। लघु को अभिव्यक्त करने का साइन ये होता है, चिन्ह ये होता है, जबकि गुरु को, दीर्घ या जो गुरु होता है उसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है। इसका मतलब तो है कि वहां पर अपने को छंद में एक मात्रा को गिनना है, और इसका मतलब होता है 2 मात्राओं को यहाँ पर गिनना है। और अगला जो अपना चिन्ह है अपने क्रम के अनुसार वो भी दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का साइन यदि पूछ ले तो ये है, लघु उच्चारण चिन्ह पूछ ले तो ये माना जाता है। इसका मतलब एक मात्रा यानी छोटी मात्रा। अब मान लीजिए कि ये मात्रा है, इसकी मात्रा को अपन इस रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये छोटी है, तो इसके लिए इस प्रकार से काम में लिया जाएगा। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा होती है, तो इसलिए इसके लिए गुरु
चिन्ह को काम में लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का चिन्ह है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं, 2 चिन्ह मैंने आपको बताए थे अंत में, जो भी अपन सामान्यतः अलग तरीके से काम में लेते हैं। एक तो है तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह। सूचक चिन्ह सामान्यतः इसका प्रयोग है वो हिंदी में न किया जाकर गणित में ज्यादा किया जाता है। ये इसी प्रकार का चिन्ह होता है जिसे अपन बराबर का चिन्ह बोलते हैं। तो ये हिंदी का चिन्ह न होकर मूलतः हिंदी में इस प्रकार के बहुत ही कम, और अगर होता है तो सामान्यतः संधि वगैरह में, जहां पर अपनों ने कहा कि भाई प्रति जोड़ आशा क्या बना, प्रत्याशा बना, प्रत्याशा बना। तो इस प्रकार से इस चिन्ह को काम में लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर ही ये है। तो दोनों में समानता, दोनों में तुल्यता का मतलब होता है कि तुलना करते हुए यदि समानता की सूचना दी जाए तो वहां पर तुल्यता सूचक चिन्ह माना जाता है। और अंत में अपनों ने जो चिन्ह देखा था वो देखा था निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, जो निर्देशक चिन्ह है वो विशेष तौर पर निर्देश देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार से मैं बार बार इस चिन्ह का प्रयोग कर रही हूं ना, ये निर्देशक चिन्ह होता है। यानी यहाँ पर मैंने निर्देशक चिन्ह लिख दिया, इसके बाद मैं इससे संबंधित निर्देश दे रही हूँ कि भी इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उनको ही निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो अपनी क्लास थी, चिन्ह की क्लास, वो आपको पूरे से अच्छे से समझ में आई होगी। एक टॉपिक, एक क्लास, परंतु कम से कम आप 2 से 3 हजार बच्चों के आगे आ जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर पर 1,000 से प्लस बच्चे यहाँ पर रहेंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो इसके साथ साथ मैं इसमें ये भी बता देती हूँ कि एक तो चिन्ह करवाया मैंने विस्मयादिबोधक, विशेष तौर पर देख लीजिएगा। इसमें इच्छाएं भी आती है, साथ साथ यदि आप ऐसे कहते हो ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, तो ऐसे वाक्य भी इसमें जाएंगे। और विस्मयादिबोधक में एक चीज और देख लेना, कभी कभार चिन्ह को साइलेंट रख दिया जाता है, चिन्ह आता नहीं है और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह देखेंगे आप, विशेष तौर से लाघव चिन्ह देखेंगे, उद्धरण चिन्ह देखेंगे, और उद्धरण के दोनों प्रकार एकल व द्वि उद्धरण विशेष तौर पर देखकर एग्जाम में जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।